नमस्कार। आज हम लोग महान क्रांतिकारी गर्मपंथी विचारधारा रखने वाले सुभाष चंद्र बोस का अध्ययन करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जो बाद में नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए, इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था 23 जनवरी 1897 को। इनके घर वालों की इच्छा थी कि पढ़ाई लिखाई करें, घर से संपन्न थे। जब बड़ा हुए तो इनकी भी इच्छा थी कि मैं कलेक्टर बनूं, जिसको आज भी कलेक्टर ही बोलते हैं। तब आईसीएस हुआ करता था, आज आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। तो क्या करते हैं, 1919 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और 1920 में आईसीएस की परीक्षा देते हैं और चौथी रैंक प्राप्त करते हैं। जो ही ज्वाइन करते हैं, इनको लगा कि हम किसकी सेवा दे रहे हैं, हमारा देश तो गुलाम है, हम तो अंग्रेजों को सेवा दे रहे हैं। और ठीक अगले ही वर्ष यानी 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि गांधी जी असहयोग आंदोलन छेड़े हुए अंग्रेजों के विरुद्ध, हमको भी गांधी जी का साथ देना चाहिए। और क्या करते हैं, ये रिजाइन कर देते हैं और गांधी जी के साथ हो लेते हैं। आंदोलन चलता रहा। ये यानी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में अपना कार्यक्षेत्र बनाते हैं और वहां होता क्या है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है, वहां उसका स्वागत किया जाता है। इस स्वागत का सुभाष चंद्र बोस ने घोर विरोध किया था, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। इनको 6 महीने का कारावास सुना दिया। अब क्या हुआ, समय समय से इनको जेल जाना जैसे आम गतिविधि हो गई, क्योंकि गर्मपंथी थे। तो इनको जेल से भी डर क्या हो गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। गांधी जी असहयोग आंदोलन जो वापस लेते हैं, इससे बड़ा क्षुब्ध होते हैं। कैसे क्षुब्ध होते हैं, क्यों गांधी जी ने वापस लिया? गांधी जी ने कहा था कि ये आंदोलन अहिंसात्मक ही रहेगा। असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैलता चला जा रहा था, उत्तर भारत में ज्यादा था। चौरी चौरा में वो हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। कैसे कि चौरी चौरा के जो जवान थे, जो सिपाही थे थाने के, वो क्रांतिकारियों को बहुत मार मारे और एट लास्ट फायर का आदेश दिए। इतना मारे कि गोली ही खत्म हो गई। जो क्रांतिकारी थे देख लिए गोली खत्म हो गई, दौड़ा लिए सिपाहियों को और वो सिपाही भाग खड़े हुए, थाना में जाके अपने आप को बंद कर लिए। 21 सिपाही और एक दरोगा, यानी 22 लोग। उसके बाद क्या किया, चौरी चौरा वालों ने खरपतवार इकट्ठा करके माचिस लगा दिया, फूंक दिया थाने को ही। ये जो घटना है 5 फरवरी 1922 का दिन था, जब गांधी जी को पता चलता है कि आंदोलन हिंसात्मक हो गया है। तो 12 फरवरी 1922 के दिन गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जो ही आंदोलन को वापस लेते हैं, बहुत से क्रांतिकारी नाराज हो गए और उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, वो भी नाराज हो गए। बहुत से ऐसे नाराज हुए कि कांग्रेस ही छोड़ दिए। सीआर दास का नाम आता है, मोतीलाल नेहरू का नाम आता है। ये अलग पार्टी ही बना ली इलाहाबाद में, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। 1923 की घटना है। ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं। अब हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस को अब लगने लगा कि गांधी जी के साथ मुझे नहीं रहना चाहिए। बाद में क्या है, देश बंधु चित्तरंजन दास, आप जानते हैं जिनको सीआर दास कहा जाता है, उनके संपर्क में जाते हैं और उनका विश्वास पात्र बन जाते हैं। अब क्या होता है, अब सुभाष चंद्र बोस अपनी गतिविधि जो कलकत्ता में रखते हैं। 1924 की घटना है। क्या हुआ कि आंदोलनकारी गतिविधि कारण फिर अरेस्ट कर लिया गया। इनको बार बार अरेस्ट कर लिया जाता था, क्योंकि गर्मपंथी थे। अब बिल्कुल अंग्रेजों को पसंद नहीं था और क्या कहते थे कि कांग्रेस जो है उदारवादी है और उदारवाद से काम नहीं चलेगा। जब तक हम उग्रवाद नहीं अपनाएंगे, जब तक हिंसा नहीं करेंगे, वो तो अंग्रेजों को काट कर फेंक देना चाहते थे। इतना उनके अंदर खून खौलता था। 1928 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं और क्या होता है, अपना उसी से काम करने लगे, क्योंकि कांग्रेस में इन्होंने देख लिया। और उसके बाद स्वराज पार्टी बनी, जो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। अच्छा, दोनों में से पूछा जाए किसने स्थापना किया था स्वराज पार्टी का, तो वरीयता आप सीआर दास को ही दीजिएगा। 1928 में इंडिपेंडेंस
लीग पार्टी की स्थापना कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस और अपना कार्य करते हैं वहां पर। और एक घटना में बतलाऊं, 1934 में घटना घटती है जो उनके जीवन से जुड़ा है, बाद में चल करके यहां से लिंक है उनके इतिहास का। क्या है, 1934 में इनकी तबीयत खराब होती है और इलाज के लिए वो ऑस्ट्रिया जाते हैं। और वहां पर काउंटर पर एक लड़की थी जहां बार बार पैसा जमा होता था, और वहां उससे क्या होता है, एक आकर्षण पैदा हो जाता है और उसी से शादी कर लेते हैं। उसका नाम था एमिली एंजल, यानी इनकी पत्नी का नाम था एमिली एंजल। और इनकी एक पुत्री भी हुई, अनीता बोस, जो जर्मनी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रही, अभी जिंदा हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं। तो ये अपने परिवार को ऑस्ट्रिया ही रखते थे और अपना क्रांतिकारी गतिविधियां इंडिया में चलाते थे। बोस जी क्या करते हैं, बोस जी को ऑल इंडियन यूनियन कांग्रेस और यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष ही बना दिया गया। कांग्रेसियों को लगा कि नहीं, इनको साथ रहना चाहिए, इनको भी लगा कि मिलजुल के ही काम करना चाहिए, साथ रहना चाहिए, जैसे शक्ति क्या होगी, मजबूत होगी। 1928 की घटना, हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। हरिपुरा कहां, गुजरात में। बहुत खुश हुए गर्मपंथी, ये भी खुश हुए, चलिए मैं अध्यक्ष बन गया, अच्छा खासा कार्य कर रहा हूं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। 1939 में फिर सोचे कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाऊं। ये त्रिपुरी की घटना है, मध्य प्रदेश जबलपुर पड़ता है, जबलपुर जिले में त्रिपुरी स्थान है, वहां भी अध्यक्ष बन जाऊं। वहां भी अध्यक्ष के लिए इन्होंने क्या कर दिया, चुनाव के लिए पर्चा दाखिला कर दिया। इनके अगेंस्ट खड़े थे पट्टाभी सीतारामैया। नतीजा क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। पट्टाभी सीतारामैया जब हार जाते हैं तो गांधी जी ने कहा, क्या पट्टाभी की हार मेरी हार है। इससे क्या मतलब है कि ये सुभाष चंद्र बोस को नहीं चाहते थे। किसको चाहते थे, किसी नरमपंथी को चाहते थे। जो भी हुआ क्या, बाद में चल करके सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बहुत दबाव पड़ने लगा, गांधी जी ने बहुत दबाव डलवाया। नतीजा ये होता है कि इनको अध्यक्ष पद से रिजाइन देना पड़ता है और इसी को बोलते हैं त्रिपुरी संकट। जब इन्होंने रिजाइन कर दिया, सवाल पूछा जाता है कि अध्यक्ष पद का कार्यभार कौन संभाला था, तो याद रखिएगा जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए वही संभाले थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संभाले थे, बाद में चल करके राष्ट्रपति बनते हैं। जब इनको बर्खास्त कर दिया गया, रिजाइन देने के लिए बाध्य कर दिया गया, तो नतीजा क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की एक अलग स्थापना करते हैं। 1939 की ही घटना है, तत्काल स्थापना कर दिया इन्होंने। और क्या कहते हैं, भारत की मुक्ति गांधी जी के नेतृत्व में हो ही नहीं सकती। फिर अपना कार्य क्षेत्र कलकत्ता ही बनवाते हैं। वहां क्या, कलकत्ता में हालवेल की स्टैचू लगी हुई थी, जो सार्वजनिक स्थल पर लगी हुई थी, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। सुभाष चंद्र बोस क्या किए, उसके विरुद्ध आंदोलन कर दिए कि सार्वजनिक स्थल से हटा दिया जाए इस मूर्ति का। फिर क्या होता है, फिर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इनको अरेस्ट ही नहीं किया जाता, इस बार नजरबंद कर दिया गया। तो दो कारण था नजरबंद करने का, एक तो क्रांतिकारी थे ये, उग्रवादी थे, जो और मेन कारण था वो सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गया था। 2 सितंबर 1939 के दिन से सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गया था और उसमें क्या है, ब्रिटेन इन्वॉल्व हो गई थी। लगा कि हमारे यहाँ जब गतिविधि होती रहेगी तो कैसे निपटेंगे, तो सबसे बढ़िया क्या है, इनको नजरबंद कर दिया जाए। नजरबंद का पहले तो ये तो रखे जेल में, फिर कहे नहीं, इनको घर में ही नजरबंद कर दिया। नजरबंद का मतलब होता है घर के अंदर ही रहना, बाहर आपको नहीं जाना, बाहर से पूरा संपर्क काट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं नजरबंद। नजरबंद का मतलब ये नहीं हुआ कि आंख पट्टी बांध देना, ये रहता है घर के अंदर रहना है। अब देखिए बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिससे क्या, जो गतिविधि होनी चाहिए सुभाष चंद्र बोस की वो नहीं हो पा रही है। तब क्या करते सुभाष चंद्र बोस,
कि मुझे आजाद कर दिया जाए, नहीं तो मैं जीने से इनकार कर दूंगा। इसका मतलब जानते क्या हुआ? आत्महत्या। और क्या कहते हैं? शहीद का खून धर्म का बीज होता है, और जब बीज निकलेगा तो बड़ा भयानक वृक्ष बनेगा। खैर जो भी हो, सब कुछ कह डाले, अंग्रेज सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। अब क्या होता है जब सुनने के लिए तैयार नहीं, घर के अंदर पड़े हुए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। चूंकि ये आईसीएस अधिकारी रह चुके हैं, बहुत ज्यादा दिमाग होता है आईएएस के पास। जो अधिकारी बनते बहुत ज्यादा दिमाग रखते हैं। ये तो टॉपर की लिस्ट में थे उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में। क्या किए, घर के अंदर रहने लगे, अब बाहर से संपर्क बिल्कुल काट दिया। धीरे धीरे क्या होता है, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। दाढ़ी बाहर के सिपाही नहीं देख पाते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते, दाढ़ी बढ़ गई। और उसके बाद क्या हो गया, वो टोपी टोपी ओढ़ लिए, जो मुस्लिम टाइप की टोपी होती ओढ़ लिए। अब एक दिन घटना क्या घटती है, सोचे कि 26 जनवरी के दिन हम यहां से फरार हो जाएंगे। 26 जनवरी का दिन क्यों चुने? क्योंकि 26 जनवरी को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसका निर्णय कहां लिया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930, 31, 32 ऐसे मनाते चले जा रहे थे। बाद में चल करके अंग्रेजों ने स्वतंत्रता 15 अगस्त को दे दिया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि 26 जनवरी बड़ी पवित्र डेट है, क्यों न इस दिन संविधान को ही लागू कर दिया जाए। इसीलिए भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। अब वहां पर आते हैं, जब 26 जनवरी को आजादी का दिवस मनाया जाना लगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि 26 जनवरी 1941 के दिन क्या होंगे, हम आजाद होंगे, हम यहां से फरार हो जाएंगे। नतीजा क्या होता है, घर के अंदर से कूद जाते हैं बाहर, और वही दाढ़ी बढ़ाए हुए मुस्लिम की तरह, टोपी ओढ़े हुए, पैजामा कुर्ता पहने हुए। और कूदते समय सिपाही देख नहीं पाए। एक जा रहा था वहीं, तो हुआ क्या, सिपाही पूछ रहा तुम कौन हो? इन्होंने तुरंत कह दिया कि मैं जियाउद्दीन हूं। वो मुस्लिम टाइप के लग भी रहे थे, तो खैर बोला नहीं सिपाही। सिपाही भी जानता किसी के अंदर ही है। फिर क्या हुआ, कलकत्ता से निकलते निकलते वो पहुंच गए काबुल। काबुल जब जाते हैं, अब उनको जाना था जर्मनी। जर्मनी कैसे जाएं, उनको तो वीजा की आवश्यकता है। तो ये क्या करते हैं, काबुल में वीजा बनवाते हैं, मोसेंटो के नाम से बनवाते हैं। अब ये जर्मनी जाएंगे। अरे जर्मनी जाते हैं, किससे मिलना है? हिटलर से मिलना है। जब गए जर्मनी, तो हिटलर से डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते थे। जो उसके अंगरक्षक थे, जो वहां गेट कीपर थे, उनसे कहे कि जाके बोल दीजिए हिटलर साहब से कि इंडिया से नेताजी आए हुए, सुभाष चंद्र बोस आए हुए हो। जाकर के बोलते हैं हिटलर से कि नेताजी आए हुए हैं, इंडिया से आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बता दूं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहने वाले सबसे पहले हिटलर नहीं था, उसके जो बॉडीगार्ड थे, उसके जो गेट पर थे, उसने कहा था। लेकिन ऐसा विकल्प नहीं, विकल्प हिटलर ही आता है। तो आप हिटलर ही सही कहिए कि नेताजी को, यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले किसने कहा, तो हिटलर करिए, हिटलर। हिटलर खुश हो गया कि इंडिया से नेताजी आए हैं। क्यों खुश हुआ? क्योंकि इंडिया से खुश रहता था। इंडिया से क्यों खुश रहता था, उसके कई कारण थे। आइए उस कारण को देखते हैं। पहला क्या है, यहाँ के माने जाते हैं कि आर्य हैं, आर्य से बड़ा पसंद करता था वो हिटलर, इसलिए भी था। दूसरी बात है कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार में दो गुट बने हुए थे, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा ध्रुव राष्ट्र। ध्रुव राष्ट्र की तरफ से इटली, जर्मनी, जापान लड़ रहे थे, और हमारे देश के यानी इंडिया के जो क्रांतिकारी थे, जापान में केंद्र बनाए हुए थे, गतिविधि को संचालित कर रहे थे। और नेताजी किसके विरुद्ध लड़ना चाह रहे थे? अंग्रेजों के। हिटलर किसके विरुद्ध लड़ रहा था? अंग्रेजों के। तो हिटलर इसलिए भी खुश हो गया कि यहां आए हैं तो अंग्रेजों के विरुद्ध ही लड़ेंगे, इसलिए पसंद किया। एक और कारण था कि वो हॉकी बहुत पसंद करता था हिटलर।
और एक नाम आता है ध्यानचंद, आप लोग जानते होंगे। ध्यानचंद जब तक रहे, जब जब वो खेले, तकरीबन गोल्ड मेडल भारत का निश्चित था। वर्ल्ड में जहां जहां भी होता था कि तो गोल्ड मेडल निश्चित था। 1936 घटना है, इंडिया और जर्मनी का फाइनल हो रहा था और वहां पर हिटलर बैठा हुआ था। देख क्या रहा है कि ये लड़का यानी ध्यानचंद जिधर भाग रहा है स्टिक लेकर के, बाल पीछे पीछे भाग रही है, कभी बाल आगे कभी बाल पीछे, जो पीछे भी है स्टिक के तभी भाग रही है। हिटलर को संदेह हुआ कोई मैग्नेट तो नहीं है। वो हॉकी को रुकवाता है और चेक करवाता है कोई मैग्नेट तो नहीं है। पता चला मैग्नेट तो है ही नहीं है। तो ये कला थी, तभी से वो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। और जब मेडल देने की बात आई, मैं बता दूं, इंडिया ने 8-1 से पराजित किया था फाइनल में। केवल 1 गोल कर पाया था जर्मनी, 8 गोल इंडिया ने किया और उसमें मैक्सिमम गोल ध्यानचंद ही करते हैं। जब मेडल दे रहा था हिटलर, तो ध्यानचंद से कहा कि मेरे देश की तरफ से खेलो, मैं तुमको मेजर बना दूंगा। तो ध्यानचंद ने कहा, जिस देश में मैं पैदा हूं उस देश के लिए ही खेलूंगा, डरे नहीं। खैर, वो बहुत प्रेम करता था इंडिया से, इसलिए कुछ बोला नहीं। इंडिया गवर्नमेंट सोची जब इतना प्रलोभन दिया है तो हम लोग क्या करते, मेजर बना देते हैं। और तब से कहा जाने लगा, बना दिया गया इंडिया मेजर, तो मेजर ध्यानचंद। एक बात और है जो इंडिया को बहुत पसंद करता था, हम लोग जानते हैं एक चिन्ह आता है ऐसे, जिसको स्वस्तिक बोलते हैं इंडिया में। स्वस्तिक ये चिन्ह होता है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिल रहा है ये। जर्मनी के जो जवान है, जो सिपाही हैं, वो लोगों यही चिन्ह लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इससे प्रभावित था। तो मेन जो रीजन था प्रभावित था कि ब्रिटेन के अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस को लड़ना था। मेन रीजन ये था। हिटलर कहा चलिए हम आपका साथ देंगे, और कहते हैं कि यहीं से आप सेना गठन कर लीजिए। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं यहां कहां सेना मिलेगी, यहां कैसे हम गठन करेंगे। तो हिटलर ने कहा कि मैं दूंगा। हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, हिटलर रौंद रहा था पूरे विश्व को। तो जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सेना भी लड़ रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख भारतीय सेना थी, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। तो हिटलर ने बहुत से ब्रिटेन के जो सिपाही थे उनको पकड़े थे, और ब्रिटेन की तरफ से इंडिया वाले भी लड़ रहे थे तो उनको भी पकड़ा हुआ था। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से कहा कि चलिए हम सिपाही आपको दिलवाते हैं। तो जहां पकड़ के रखा गया था वहां पर ले जाता हिटलर, और सिपाहियों से कहता है कि तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन है, क्या, या तो सुभाष चंद्र बोस के साथ हो जाओ या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों में से जो तुम्हारे लिए बेहतर हो निर्णय कर लो। क्योंकि वो सब सिपाही जानते थे बड़ा खूंखार हिटलर, 60 लाख यहूदियों कटवा डाला था, ये मरवा डाला था गैस से। ये वो समझ गए सबसे बढ़िया विकल्प क्या है, सुभाष चंद्र बोस के साथ ही जाना है। और क्या हुआ, वहीं पर उन लोगों को लेकर के मुक्ति सेना का गठन कर देते हैं, और डस्टन क्या हुआ, वहीं पर मेन ऑफिस बना देते हैं। उधर जापान में क्या हो रहा था, जापान भी एशिया में रौंद रहा था। जहां जहां एक साम्राज्य ऐसा था, कहते सूर्यास्त नहीं होता था, वो ब्रिटिश साम्राज्य था, लगभग पूरे विश्व का कब्जा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान एशिया को रौंद रहा था। एशिया के मैक्सिमम हिस्से पर ब्रिटेन का कब्जा था, मलाया पर भी ब्रिटेन का कब्जा था, शासन था। मलाया को जापान ने रौंद दिया, और हुआ क्या, वहां नेतृत्व कर रहे थे कौन, कैप्टन मोहन सिंह, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। अब जब देख लिए भारतीय सिपाही, कैप्टन मोहन सिंह देख लिए क्या, जापान रौंद रहा है, तो सबसे बढ़िया क्या, सरेंडर बोल देना ही ठीक रहेगा। कैप्टन मोहन सिंह सरेंडर बोल देते हैं। इस तरीके से 40,000 सेना उनको मलाया से मिल गई, जापान वालों को। और इस तरीके से क्या होता है, ये कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह क्या कहते हैं कि अब हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, आप मतलब जापान तरफ से लड़ेंगे, अब हम ब्रिटेन तरफ से नहीं लड़ेंगे। तो जापान ने कहा तुम्हारा देश गुलाम है, अपनी सेना तैयार करो। और वहीं पर मैं बता दूं,
रास बिहारी बोस भी काम कर रहे थे, प्रीतम सिंह भी काम कर रहे थे, फुजिहारा भी काम कर रहे थे, अपना संगठन INF काम कर रहे थे। क्योंकि हमारा देश गुलाम था, उसे आजादी चाहते थे, ब्रिटेन वालों को भगाना चाहते थे, जापान भगाना चाहता था, इसीलिए जापान इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया हुआ था। इन लोगों को यानी कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस को लगा कि सुभाष चंद्र बोस का जो तेज है हम लोगों से बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग संगठन बना रहे हैं, चाहे वो आजाद हिंद फौज हो, चाहे INO हो, उसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जाता है, कहां? जर्मनी से जापान बुलाया जाता है। 20 जून 1943 की घटना है, वो आ जाते हैं और 7 जुलाई 1943 के दिन रास बिहारी बोस क्या करते हैं? नेतृत्व सौंप देते हैं। सुभाष चंद्र बोस, आप संभालिए, आपके अंदर वो तेज, हम लोग ज्यादा तेज है, यहाँ देश महत्वपूर्ण है, यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, आप नेतृत्व करिए। और उसी टाइम क्या होता है? 60,000 सेनाओं का ब्रेनवाश किया जाता है। क्या? देशभक्ति सिखाई जाती। कौन सी देशभक्ति? भारत की देशभक्ति। ये हिटलर भी कहा था कि जाइए आप ब्रेनवाश करिएगा, अगर ब्रेनवाश नहीं होगा तो हम खत्म करवा देंगे। जापान भी ये कहा था। इस तरीके से जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, अब भारत के लिए लड़ेंगे, अब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ेंगे, भारत की आजादी के लिए लड़ेंगे। 21 अक्टूबर 1943 के दिन सिंगापुर में क्या करते हैं? स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन कर देते हैं। जो ही अस्थायी सरकार का गठन कर देते हैं, याद रखिएगा, पंडित नेहरू साहब को बड़ा दिक्कत होने लगा। क्यों दिक्कत होने लगा? क्योंकि उनको डर लगने लगा, इन्होंने सरकार बना लिया है, कहीं ऐसा नहीं कि आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री ये तो बनने की तैयारी में तो नहीं है। कैसे पता चलता है कि पंडित नेहरू साहब क्या करते थे? जो ऑस्ट्रिया से पत्र आता था उनकी पत्नी का, मैं बताया था, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया में शादी किए थे, एमिली एंजल से किए थे। जब भी पत्र आता था सुभाष चंद्र बोस के पास, तो क्या कराते थे? ये चुपके से मुखबिरी कराते थे, उस पत्र को पढ़वाते थे, कहीं कुछ ऐसा लिखा तो नहीं गया है सरकार संबंधी, या भेजते थे तभी वो उसकी मुखबिरी करवाते थे। जब ये स्वतंत्र भारत के लिए भविष्य में अस्थायी सरकार गठन कर देते तो डर इनका व्याप्त हो गया, तो बराबर अपना काम कर लिया। सुभाष चंद्र बोस की इस बात का पता नहीं था। अब क्या होता है? एक बात बताऊं मैं कि जब नेतृत्व इनको सौंप दिया गया सुभाष चंद्र बोस को 7 जुलाई 1943 के दिन, तो जो 60,000 जवान इन्होंने तैयार किया था, ब्रेनवाश किया, और क्या किया? उसी दिन वो क्या कहते हैं कि प्रत्येक जवान जब एक दूसरे से मिलेगा तो क्या बोलेगा? जय हिंद। तभी से शुरू हो गया क्या? जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। बड़ा फेमस हो गया। आज भी देखिए जवान जय हिंद बोलते हैं। जवान ही नहीं, भारत के इंसान भी क्या है? जय हिंद बोलते हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ये रंगून जाते हैं। 4 जुलाई 1944 घटना है, रंगून, वहीं जो बर्मा है, जुबली हाल में क्या करते हैं? संबोधन करते हैं। क्या संबोधन करते हैं? अगर हमको आजादी चाहिए तो बलिदान चाहिए, जवानों का बलिदान चाहिए, क्योंकि हमारा देश जंजीरों में जकड़ा, हमारा देश गुलाम है। वहीं पर कहते क्या? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। और वहीं पर कहते हैं दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है। 4 जुलाई 1944 रंगून के जुबली हाल की घटना है। अब उनको समझ में आ गया, अगर हम भारत के ऊपर हमला बोलेंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे, तो सबसे पहले हमको भारतीयों का साथ चाहिए, हमको गांधी जी का साथ चाहिए। भारतीयों का साथ कैसे मिलेगा? जब गांधी जी प्रसन्न होंगे। तो गांधी जी कैसे प्रसन्न होंगे? क्योंकि वो अधिकारी थे, उन्होंने दिमाग लगाया। तो क्या करते हैं? 6 जुलाई 1944 के दिन रेडियो पर संबोधन करते हैं। क्या? राष्ट्रपिता, मुझे आपका आशीष चाहिए। सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ही थे। ये भी सवाल बहुत बार पूछे गए। इस तरीके से क्या करते हैं? भारत के पूर्वी हिस्से पर जापानी सेना के सहयोग से, और अपनी सेना जो 60,000 थी वो तो थी ही,
भारत के पूर्वी हिस्से पर आक्रमण करते हैं, अंडमान निकोबार पर आक्रमण करते हैं। अंडमान निकोबार पर क्यों आक्रमण करते हैं? भारत के जितने गर्मपंथी थे उनको पकड़ पकड़ के अंग्रेज अंडमान निकोबार ही बंद किए थे। सेलुलर जेल था, काला पानी की सजा बोला जाता था। तो सबसे पहले वहां आक्रमण करते हैं ताकि कैदियों को छुड़ाया जा सके। और क्या हुआ? कब्जा कर लिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। जब अंडमान को वो कब्जा कर लेते हैं तो उसका नाम रखते हैं शहीद द्वीप, और निकोबार को जब कब्जा कर लेते हैं उसका नाम रखते हैं स्वराज द्वीप। ये सब चल रहा था। बड़ी तीव्र गति से सुभाष चंद्र बोस भारत के ऊपर हमला बोल दिए थे, अंग्रेज घबरा गए थे। उधर क्या हुआ? जापान एशिया में तांडव मचाया ही था, यूरोप में जर्मनी तांडव मचाया था इटली के सहयोग से। जापान क्या किया? अमेरिका से नाराज हो गया। क्यों नाराज हो जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था शुरू में। वो चाहे मित्र राष्ट्र हो चाहे ध्रुव राष्ट्र हो, सबको सप्लाई कर रहा था, खूब पैसा कमाया सप्लाई करके। अमेरिका बहुत चालू। आप देखेंगे तो सबसे पहले जो समय था वो यूरोप का था, यानी 19वीं शताब्दी यूरोप की रही है, 20वीं शताब्दी अमेरिका की, 21वीं शताब्दी एशिया की कही जा रही है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही हुआ, इसलिए पूरा पैसा कमाया वर्ल्ड से। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ब्रिटेन बर्बाद हो गया। और उसमें खूब पैसा कौन कमाया? अमेरिका कमाया। अमेरिका दोनों गुटों को हथियार सप्लाई करता था, चाहे वो ध्रुव राष्ट्र हो चाहे मित्र राष्ट्र। खूब सप्लाई किया, एकदम खूब पैसा कमाया, और जितना पैसा चाहता उतना पैसा मांगता था, सब देता था। लास्ट में क्या करता है कि जापान को पेट्रोल देना बंद कर दिया। तो जापान को गुस्सा आ गया, ये मुझको पेट्रोल दे रहा, क्यों बंद कर दिया? मैं पैसा दे रहा हूं, उसको पेट्रोल दे रहा है। जापान चूंकि रौद रहा था, एशिया में बड़ा पावरफुल था, ये चीन को भी हरा दिया था और ये रूस को भी हरा दिया था। 7 दिसंबर 1941 घटना है, अमेरिका के ऊपर हमला बोल देता है। कहां? पर्ल हार्बर के ऊपर। पर्ल हार्बर क्या था? उनका एक मिलिट्री बेस था, बंदरगाह में, बंदरगाह था जो मिलिट्री बेस था, वहां हमला बोल देता है। अब तक अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वहां के, अगले दिन कांग्रेस की बैठक बुलाते हैं और उसे प्रस्ताव रखते हैं क्या किया जाए, इसका बदला लिया जाए कि इसे अनहोनी मान करके टाल दिया जाए। लेकिन रूजवेल्ट ने एक बात जरूर कहा, अगर इसको अनहोनी मान करके टाल दिया जाएगा तो आने वाला वक्त अमेरिका के लोग जवाब मांगेंगे कि जब जापान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया था तो अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया था। इस पर विचार किए रहिए। तब जाकर के कांग्रेस ने क्या किया? अनुमति दे दिया, नहीं, युद्ध में शामिल होना चाहिए। अब अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। जापान अमेरिका के बीच युद्ध होने लगा, बड़ा लंबा युद्ध चला, लेकिन ये परंपरागत युद्ध चल रहा था। अमेरिका को लगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है परंपरागत युद्ध से, अब हमको दूसरा टेक्निक अपनाना चाहिए। दूसरा टेक्निक क्या? परमाणु बम बनाया था। 6 अगस्त 1945 के दिन आप लोग जानते हैं हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। जापान में हिरोशिमा परमाणु बम गिरा देता है, तहस नहस हो गया, हजारों हजारों लोग मर गए। अब फिर 9 अगस्त 1945 के दिन नागासाकी परमाणु बम गिरा देता है। जापान तहस नहस हो गया। एट लास्ट जापान को सरेंडर ही बोलना पड़ा। जब जापान सरेंडर बोल दिया तो आजाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। नतीजा क्या होता है? सुभाष चंद्र भागते हैं, और कहा जाता है कि टोक्यो के लिए वापस भाग रहे थे जहाज से, और रास्ते में ही ताइवान के ऊपर 18 अगस्त 1945 के दिन दुर्घटना हो जाती है और वहीं पर सुभाष चंद्र बोस मारे जाते हैं। खैर, वास्तव में मारे गए, क्या हुआ आज तक निश्चित पता नहीं चल पाया। उनकी मृत्यु पर आयोग ही बनाए गए, वो आयोग 4 बनाए गए हैं अभी तक। जैसे 1946 में फिगेस आयोग बनाया गया, 1950 पहले आयोग जो बना, मैं क्षमा चाह रहा हूं, 1946 में फिगेस आयोग, 1956 में शाहनवाज आयोग बना और 1970 में घोषला आयोग बना। जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1999 में मुखर्जी आयोग बनाते हैं। चारों के चारों आयोग कोई निश्चित रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाया।
कुछ लोग तो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जीवित थे, साधु बन के वेश में कहीं रहे। जो भी हुआ, मेरा मानना है उस शेर को छिपा के आप नहीं रख सकते। वो अगर कहीं रहते तो एकदम सीना फाड़ के दिखा देते कि मैं ही सुभाष चंद्र बोस हूं। वो दहाड़ते हुए रहते। आखिर क्या हुआ ठीक से पता नहीं चल पाता है। इंडियन स्ट्रगल इन्होंने पत्र लिखा था और सुभाष चंद्र बोस इतना महान व्यक्तित्व के धनी थे, देश के लिए एक नेतृत्व दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या इनसे खुश हो गए और देश नायक की उपाधि दिए थे। सुभाष चंद्र बोस कहां चले गए कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन जो मकसद था सुभाष चंद्र बोस का वो जरूर पूरा हो गया। देश की आजादी चाहते थे, देश आजाद हो गया, परंतु थोड़ी सी कमी रह गई है। क्या? इन लोगों ने देश को जो आजाद करवाया, हजारों लाखों करोड़ों जो बलिदान दिया, वो भ्रष्टाचार के लिए नहीं दिया है। मैं क्या क्या बातें कह गया आप समझ सकते हैं। वो आजादी दिया था, आजादी दिलवाया था, किस लिए? ताकि लोग मिलजुल कर रहें, खुशहाल रहें, ये संविधान को फॉलो करें, भ्रष्टाचार न करें। खैर जो भी है, अगर आज सुभाष चंद्र बोस होते तो आजादी से खुश भी होते, लेकिन इस व्यवस्था से थोड़ा दुखी भी होते। खैर जो भी है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, काम जारी है। कुछ व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, कुछ नियत में बदलाव आएगा, कुछ शासन तरफ से बदलाव आएगा। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के पीछे ऊपर वाले भी जिम्मेदार होते हैं, नीचे वाले तो होते ही। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी देखेंगे हम लोग।